उत्तराखंड सरकार ने मूल निवासी प्रमाण पत्र के एक मानक निर्धारित करने के लिए हाई लेवल समिति का गठन किया है। यह समिति न केवल राज्य में लागू भूमि कानूनों के प्रारूप की निगरानी करेगी, बल्कि मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियम स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन उसके पहले इस मामले में पहले जो कमेटी गठित की गई थी, उसके रिपोर्ट का अवलोकन किया जाएगा। अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल इस हाई लेवल समिति का गठन हाल ही में किया गया है, जबकि सीएम धामी ने पद संभालते ही इस मामले में कमेटी का गठन किया था। अब ऐसे में सवाल यह है कि मूल निवास प्रमाण पत्र और भू कानून को लेकर आंदोलन कर रहे लोग इस पर कितना भरोसा कर पाएंगे। हालांकि धामी सरकार ने भू कानून और मूल निवास को लेकर लगातार गंभीर नजर आ रही है। देखिए, उत्तराखंड के मूल निवासियों की लंबे समय से मांग थी कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो पहले प्रचलन में होते थे, वो मूल निवास होने के कारण से उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अन्य निवास प्रमाण पत्र। तो अब हमने व्यवस्था करी है कि मूल निवास जो प्रमाण पत्र धारक होंगे, उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। इसके साथ साथ भू कानून के लिए भी हम भू कानून प्रारूप समिति बना रहे हैं, और वो पूरी तरह से अभी तक जितने भी इसमें अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है, जितने भी काम किए गए हैं, उन सब की समीक्षा करने के बाद एक प्रारूप बनाएगी। उसके बाद हम उसको आगे काम करेंगे। तो 94 के बाद ये दूसरी बार हमें लग रहा है कि पूरा उत्तराखंड का जनमानस जो है जाग चुका है, और जिस तरह से 94 में तमाम उत्तराखंड की भावनाएं राज्य के पक्ष में थी, ठीक उसी प्रकार 23 साल के बाद जो भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से इस राज्य का शोषण किया, दोहन किया है और ठगा है 23 सालों में, उसका गुस्सा जो है उत्तराखंड की जनता का आज दिखाई दे रहा है। और ये शुभ संकेत है। जो मूल निवास का सवाल है, ये 16 अगस्त 1950 को कट ऑफ डेट तय हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, जब भारत आजाद हुआ। उसके बाद ये हुआ कि जिस प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ के मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र का हकदार हो सकते हैं। लेकिन हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। हमारे साथ झारखंड में बना, छत्तीसगढ़ में बना, लेकिन वहाँ पर मूल निवास यथावत है। झारखंड में वही स्थिति है। इससे भी हमारे साथ जो है नाइंसाफी हुई है, और इसके लिए कांग्रेस के लोग जिम्मेदार है, भाजपा के लोग जिम्मेदार है, क्योंकि सत्ता में हो रहे हैं। हमने उस समय भी कहा था कि आप यहाँ पर जो है विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेज दो, परिसीमन आयोग को भेज दो, क्योंकि 26 में जो है 9 सीटें भी और कम होने जा रही है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य, हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। ये निश्चित तौर पर राज्य को जो है खत्म करने की साजिश हो रही है। कमेटी करेगी कमाल, कितनी गंभीर सरकार। भू कानून और मूल निवास को लेकर ये जो गरमाई सियासत है, इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, वहीं केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी अनिल थपलियाल हमारे साथ जुड़े, वहीं जयेंद्र रमोला हमारे साथ कांग्रेस से नेता जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले यहां पर रुख करना चाहूंगा रविंद्र कुमार जी का। सर, प्रदेश में गरमाई सियासत पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेटी का गठन कर दिया गया है, अब सरकार इस पर कितनी गंभीर है, आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, देखिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन भावनाओं को केंद्र में रखकर उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मूल निवास प्रमाण पत्र को ही निश्चित रूप से प्रमाण पत्र मान लिया गया, अन्य किसी प्रमाण पत्र की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, और हमारे प्रदेश के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और जिस प्रकार से उन्होंने भू कानून को लेके एक समिति बनाने की घोषणा की है, और तमाम ऐसे भू कानून से जितनी भी राय थी या जो भी इस कानून के अंतर्गत आते थे या जो भी समीक्षा होगी, उन सारी चीजों की समीक्षा दोबारा से ये समिति करेगी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के पास इसकी रिपोर्ट जाएगी। उससे जो भी इस प्रदेश के हित में, हमारे लोगों के हित में जो भी फैसला होगा, माननीय मुख्यमंत्री जरूर करेंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीयत भी ये कहती है कि हमेशा से जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, और इस प्रदेश की संस्कृति है, जो भी जिस प्रदेश में भी सत्ता में होती है, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी बोली,
सदैव से उसका सम्मान करना, उसके लिए उसके हक हुकूक की रक्षा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें अमन जी एक थोड़ा सा चीज कहूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने मूल निवास वाले मुद्दे पे तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए ये फैसला लिया, तो कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी ताकतें थी जो इसकी आड़ में जो राजनीति करना चाहते थे या द्वेष की भावना फैलाना चाहते थे, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पे विराम लगा है। और निश्चित रूप से ये साहसिक कदम है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जल्दी भू कानून को लेके भी एक बड़ी जो जिस प्रकार से समिति बनाई है उसकी समीक्षा और जो भी उसमें आएंगे निर्णय वो जल्दी लोगों के सामने आएंगे। और इस प्रदेश के हित में जो भी अच्छा होगा वो उसके हित में हमेशा से सदैव से माननीय मुख्यमंत्री तत्पर तैयार रहते हैं। अनिल थपलियाल जी, अब आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा ये जो नया भू कानून जिस पर अभी लगातार सियासत गरमाई जा रही है, वही मूल निवास को लेकर जो यहां पर अभी रविंद्र कुमार जी भी जिक्र कर रहे थे, आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मुद्दे पर? जी, ऐसा है, हम क्षेत्रीय दल हैं और उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा ही मूल निवास, अस्थायी मूल निवास 1950, भू कानून और विशेष राज्य का दर्जा और अस्थायी गैर श्रेणी हमारे मुद्दे रहे हैं। जब से यूकेडी ने जन्म लिया था और जब से हमने एक समृद्ध राज्य की मांग की थी, तब से लेकर आज तक हम इन मुद्दों पर लड़ते रहे। आज ऐसी नौबत क्या आ गई 23 वर्ष के बाद फिर 1994 का इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने पुनः दोहरा दिया हमसे कि हमें मजबूर होना पड़ा तमाम संगठनों के साथ, तमाम स्थानीय जनता के साथ और पहाड़ से आए हुए जितने भी आंदोलनकारी थे, शहीद आंदोलनकारियों के परिवार, यहाँ तक कि हमारे जो गढ़वाल के रत्न हैं और जिनके एक गाने पे जो है कभी जब राज्य की सरकार बनी थी, प्रथम सरकार द्वितीय सरकार बनी थी तो सरकार ही पलट गई थी, तो उनको देखते हुए ये सारी चीजें आज ये रोड पे धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ गई हम लोगों को, क्योंकि इतना मजबूर इन्होंने स्थानीय जनता को कर दिया है। ये कहते हैं हमने प्रत्येक मुद्दे पे कमेटी बनाई है। कमेटी तो इनकी 7 साल से बन रही है। जी अमन जी। जी, हमारे साथ यहां पर जयेंद्र रमोला जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। जयेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा आपका क्या कुछ रिएक्शन होगा? क्या यहां पर आंदोलन के बाद से सरकार जागती हुई नजर आई है या सरकार अभी भी इस मुद्दे पर सो रही है? क्योंकि लगातार यहां पर यह कह रहे हैं कि कमेटी बन चुकी है, सरकार यहां पर जनता की मांगों को सर्वोपरि रखती है। आपका क्या कुछ रिएक्शन होगा? धन्यवाद अमन जी, बड़े गंभीर मुद्दे पर एक चर्चा की गई है और वो कानून का आज नहीं कई वर्षों से इस विषय पर पूरे उत्तराखंड के लोग हमेशा अग्रणी भूमिका में इसकी बात करते हैं। जब तिवारी जी की सरकार थी 2003 में, तो तिवारी कांग्रेस सरकार ने उस समय 500 वर्ग मीटर की एक बाध्यता लागू की गई थी जी। उसके बाद फुलूरी जी ने उसको 250 वर्ग मीटर किया और त्रिवेंद्र जी ने 2019 में पता नहीं क्या हो सकता है भूमाफिया के दबाव में उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। अब कमेटियां बन रही है, कमेटियां रिपोर्ट दे रही है। पूर्व कमेटियों ने क्या रिपोर्ट दी उसका अभी तक कोई हवाला नहीं दिया गया। नई कमेटी अब क्या करेगी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप समझ लीजिए, अभी चिलक्यारा वाला प्रकरण हुआ, उस समय बड़ी बड़ी बातें सरकार के द्वारा की जा रही थी कि पहले लोग बाहर निकल जाए, राजनीति मत कीजिए, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, समिति बनाई जाएगी। वो समिति भी बनी है, आज तक किसकी वजह से वो सब घटनाएं हुई उसके बारे में कौन जिम्मेदार है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। उसी प्रकार की समितियां भी इसी तरह से बन रही हैं। अगर सरकार से लोग संतुष्ट होते तो आज हजारों और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर नहीं होते। कहीं ना कहीं सरकार से आज लोगों का विश्वास उठ गया है। और मूल निवास की बात करते हैं, बीजेपी के हमारे साथी ने बताया कि मूल निवास को ही वो माना जाए, तो भैया हम कह रहे हैं ठीक है, आपने ये बड़ा अच्छा काम किया कि मूल निवास को ही एक डॉक्यूमेंट्स माना जाए, लेकिन मेरा मूल निवास बना हुआ है, आज मेरे बेटे का मूल निवास नहीं बन सकता है। आज उसको रोका गया, उसको स्थायी प्रमाण, जो मूल निवासी है उसके परिवार के लोगों का भी मूल निवास फिर से जारी करना चाहिए सरकार को कि भाई जिसका पूर्व में मूल निवास है उसको मूल निवास, वो भी आज स्थायी निवास में, जो कुछ समय पहले आता है उसका भी स्थायी निवास है, जो मूल निवासी है वो भी स्थायी निवासी है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे भी सरकार की जो समिति बनी है उस पर भी बात करनी चाहिए कि मूल निवासी जो पूर्व में है
उसके परिवार के लोगों को, उसके आने वाली पीढ़ियों को मूल निवास का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ना कि स्थायी निवास पर ही उसको इतिश्री कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार जी। की कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे रहा है। और आज अगर आपने देखा होगा देहरादून की सड़कों पर कोई राजनीतिक दल ऐसे नहीं थे, सामान्य लोग थे। और बहुत सारे लोग अगर सोशल मीडिया पे आप देखेंगे जिनको कोई मतलब नहीं होता है, कोई योगा का टीचर है, कोई संस्कृति के गाने गाने वाले हमारे गीतकार है, हमारे तमाम उन लोगों ने लोगों को मैसेज किए कि सब लोग आइए, वो कानून की लड़ाई, मूल निवास की लड़ाई को लड़ने का काम कीजिए। और कहीं ना कहीं सरकार से विश्वास आज जनता का उठ गया है और ये समितियां बना रहे हैं, फिर समितियों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, फिर समिति बनती है, समिति पे समिति लगातार बनती जा रही है, लेकिन काम धरातल पर नहीं हो पा रहा है। जी, जयेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस रिएक्शन के लिए। रविंद्र जी का रुख करूंगा। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर कथनी और करनी में अंतर बताया जा रहा है। जनता आक्रोशित है, जनता सड़कों पर है। यहां पर अगर जनता आक्रोशित नहीं होती तो जनता सड़कों पर क्यों होती? नहीं, देखिए, मैं इस बात के लिए किसी भी रूप में ये नहीं कहूंगा कि जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है, दलों का लोकतांत्रिक अधिकार है, वह किसी भी मुद्दे पे लेके अपनी बात को रख सकते हैं, जनता अपनी आवाज उठा सकती है। इसको लेके मैं किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा मंशा पे शक, अमन जी, इस बात पे उठता है। मुझे अच्छे से याद है उत्तरकाशी में मामला हुआ था लव जिहाद को लेके, और जिस प्रकार से वहां पे लोगों ने एक आवाज उठाई थी कि जिस प्रकार से डेमोग्राफी के अंदर यहाँ पे ऐसे केस हो रहा है, लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं अंदर, तो ये वही लोग थे जो उनके पक्ष में खड़े हो गए थे। जो हल्द्वानी में वनफूलपुरा, जिसपे रेलवे की जमीन पे बरसों से कब्जे पे बैठे हुए लोग थे, जब हाई कोर्ट उसको लेके, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई तुरंत खाली करो, तो ये वही लोग थे ये जो आके खड़े हो गए थे, ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो थोड़ा सा मुझे ये शंका राजनीतिक दलों पे जो विपक्ष में बैठे हैं उनके ऊपर ये होती है। और जब धर्मांतरण कानून माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आते हैं, उसको लेके किसी भी प्रकार की, आप मुझे इनमें से किसी भी विपक्षी पार्टी से, कांग्रेस हो चाहे यूपीडी, आप इनसे कह दीजिए कि बहुत अच्छा कानून है, तो मैं आपके चैनल पे कहूंगा, इनको धन्यवाद जरूर दूंगा। लेकिन ये कहेंगे नहीं कि, क्योंकि शंका कहां दिखाई देती है। अब बाकी देखिए, हमारी जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मुख्यमंत्री की, इस प्रदेश के मुखिया है वो, इस जनता के हित में जो भी सर्वोपरि, जो भी अच्छा काम होगा वो होगा। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा कि हमारे विकास के रास्ते में कोई भी ऐसी चीज बाधक ना हो जो यहाँ के युवाओं के लिए, जो ग्लोबल समिट जैसा एक कार्यक्रम हुआ जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे रोजगार के सुअवसर पैदा होने जा रहे हैं, उन अवसरों में कोई रुकावट पैदा ना हो। तो हम किसी भी रूप में जनता की आवाज को, लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले प्रदर्शनों को कतई भी विरोधी नहीं है, उनका सम्मान करते हैं, उनकी कही हुई बात को अप्रिशिएट करते हैं, उनपे जो भी समीक्षा हो सकती है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसे करेंगे। अनिल थपलियाल जी का कुछ रिएक्शन है इस पूरे मुद्दे पर। अनिल जी, यहां पर तो आरोप ये उल्टा लगा रहे हैं आप ही लोगों पर कि आपकी मंशा कुछ और है। देखिए, इनका, अगर इनकी नीयत ठीक होती, जैसे अभी ये हमारा कथन भी रहा है, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कथनी और करनी में अंतर है, ये कहते कुछ और है, धरातल पे कुछ और होता है। अगर इनके पास कोई भी मजंडा अगर धरना प्रदर्शन से उठता है, और स्थानीय जनता हो चाहे विपक्षी दल हो, लेकर जाएगा, तो ये इनका काम है कमेटी बनाना, और वो लॉलीपॉपी दे करके खत्म कर देते हैं, मामले को वहीं समाप्त कर देते हैं। मेन क्या समीकरण होता है इनका समीकरण लोकसभा 2024 का मुद्दा है। इनके राज्य की कोई चिंता नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि तीनों प्रदेश में, मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं, तीनों प्रदेशों में इन्होंने जाति समीकरण शुरू की है। आप मध्य प्रदेश लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए, आप राजस्थान लीजिए, वहाँ के तीनों, छत्तीसगढ़ में इन्होंने आदिवासी लिया, मध्य प्रदेश में इन्होंने ओबीसी लिया, और वहाँ पे ब्राह्मण ले लिया। यानी ये भी जता दिया है कि हम जन सर्वहिताई वाली चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, और जाति जनगणना की पहल भी इन्होंने शुरू कर दी। जहां तक रही उत्तराखंड की बात, तो उत्तराखंड की आज ये कोई नई डिमांड नहीं है या नई मांग नहीं है। 2002 में
यूकेडी ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के ये प्रस्ताव माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी के सम्मुख रखा था। उस समय 500 मीटर की कृषि जमीन लेने के लिए बाहर का व्यक्ति सहमति दी थी। उसके तुरंत बाद 2007 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खनुड़ी जी ने उसको 250 मीटर किया था। 2018 में एक संशोधन हुआ था उसमें, जो तत्काल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया था। उसमें 2 धाराएं जुड़ी थी, एक 143 और एक 153 जोड़ी गई थी। तो जो पहाड़ में भूमि जमीन खरीद परोस का मामला था वो समाप्त, उसकी सीमा समाप्त की गई थी। पर हमारे कहने का मतलब ये है, क्षेत्रीय दल का, यूकेडी का या ना उत्तराखंड क्रांति दल का, कि आप स्थानीय जनता की बात को गंभीरता से लेते क्यों नहीं है? ये नौबत यहां तक क्यों आ जाती है? अभी आपने देखा होगा कि इनके कम से कम कितने कर्मचारी हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारी जो हड़ताल पे चले गए हैं। एक कानून इन्होंने लागू कर दिया, 6 महीने तक उनको अगर ये नहीं होगा तो हम 6 महीने के बाद उनको हटा देंगे, कि उसमें कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो पेंशनधारी भी हैं। ये तानाशाही दिखाते हैं, अपनी चलाते हैं, और कुल मिलाकर के क्षेत्रीय हो चाहे स्थानीय जनता हो, उनकी सुनते ही नहीं। आज इतना बड़ा जन आंदोलन था और सामूहिक जन आंदोलन था, ये किसी पार्टी का नहीं था। हमने क्यों इसको भुनाने की कोशिश करना? जैसे हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि भाई इनका काम है कि कोई भी मुद्दा मिलता है तो वो एक राजनीति कर लेते हैं। हम राजनीति क्यों करेंगे? किसी को हक हुकूमत की लड़ाई लड़ना एक आम जनता का वो है, दायित्व है। आप ये बताइए, भू कानून की लड़ाई हमने कब से शुरू की थी? आप ये बताइए, अस्थायी मूल निवास 1950 क्यों नहीं लागू किया आपने? आप विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? हम आपको ये भी कह रहे हैं कि आप गैरसैंण स्थानीय राजधानी बनाइए, क्यों नहीं बना रहे हैं आप? आपने शीतकालीन राजधानी घोषणा कर दी उसकी, वो वहां उतना बड़ा भवन, उतना बड़ा खर्चा करके अपना एक महल तैयार कर दिया। वो क्या पशु पक्षियों के लिए बनाया है क्या? या चिड़ियों की आवाज के लिए बनाया है? गेस्ट हाउस बनाया है क्या? वो संसद भवन बनाया है आपने। तो वो उत्तराखंड की, जब उत्तराखंड की जनता की ये मांग है कि हमारी ये 2 चीजें पूर्ण करो आप, तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? भू कानून लागू क्यों नहीं कर रहे हैं आप? 1950 लागू क्यों नहीं? जब मैं यहाँ का मूल अस्थायी हूँ, अमन जी, मैं यहाँ का मूल अस्थायी निवासी हूँ। अब मेरे पास मूल प्रमाण पत्र है, तो मुझे अस्थायी मूल प्रमाण पत्र की क्या जरूरत पड़ गई है? ये इस प्रकार की, यानी ये स्वयं ही कानून बनाते हैं और स्वयं ही उन पे धाराएं बनाते हैं, स्वयं ही उनको इंप्लीमेंट कराते हैं, यानी मजबूर कर देते हैं स्थानीय जनता को रोड पे आने के लिए। आज कम से कम 1.5 लाख से ऊपर लोग थे, वो हमने नहीं बुलाए थे, वो स्वयं एक स्वाभिमान रैली थी। अनिल जी, मैं आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे साथी जयेंद्र रमोला जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस से नेता हैं। जयेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर ये तो आप पर यह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके दोहरे चेहरे हैं, विपक्ष अपने हिसाब से राजनीति करता हुआ नजर आता है, विपक्ष किसी भी मुद्दे को लेता है और उसे भुनाने में लग जाता है। इस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमन जी, बीजेपी के पास धर्मवाद, जातिवाद और इस तरह के वादों के अलावा राम मंदिर और तमाम तरह के और कोई मुद्दे इनके पास नहीं है। ना ये महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, ना ये बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। और ये शायद भूल रहे हैं, 2003 में कांग्रेस की सरकार थी जब वो कानून को लागू किया गया था, वो भी केवल कृषि भूमि के लिए, वो भी 500 वर्ग मीटर केवल कृषि भूमि लोगों को खरीदने का अधिकार था, वो भी कांग्रेस की सरकार ने किया था। और रही बात ये हल्द्वानी की बात करते हैं, तो हल्द्वानी की किसी को भी आप किसी के भी मूल अधिकारों से, ये भारत का कानून है, आप नहीं किसी को भी मूलभूत सुविधाओं से विरक्त नहीं कर सकते। आप कानूनन तरीके से जो भी करें, अत्याचार करने का तरीके से नहीं। और व्यक्ति विशेष जाति विशेष लोगों के साथ आप अत्याचार करने का काम करते हैं, व्यक्ति विशेष और जाति विशेष लोगों के साथ आप अत्याचार करने का काम करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी जहां इनकी सरकार बनी, तमाम वीडियो चैनलों के माध्यम से हमने देखे, इनके नए विधायक बने, वो व्यक्ति विशेष समुदायों के साथ आर्गुमेंट करने का काम करें। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और रही बात, ये कहते हैं कि हम ग्लोबल समिट की बात कर रहे थे अभी, तो ग्लोबल समिट वीरेंद्र जी की सरकार के समय में हुआ था, उसका खर्चे का क्या हुआ आज तक तो कुछ नहीं पता है। अब इन्होंने भी किया है, उससे पूर्व भी रानी पोखरी में एयरटेल कंपनी को जमीन दी गई थी। वो जमीनें क्या वहां कोई रोजगार के अवसर हुए? आज वो जमीनें सुनने में आया है कि वो प्लॉटिंग करके बेची जा रही है। उसी प्रकार अब इन्होंने एक और प्लानिंग कर ली है ग्लोबल समिट के माध्यम, कि पहाड़ों में
स्कूल खोलने के लिए, रोजगार खोलने के लिए जमीनें दी जाएंगी। तो अब ये पहाड़ों में देंगे, कितने लोग वहां तक पहुंचेंगे, कितने लोग बनाएंगे, ये भी अभी संशय है। कहीं ऐसा तो नहीं जमीनों की बंदर बांट इस ग्लोबल समिट के माध्यम से किया जा रहा हो। सबसे बड़ी बात में हमारे ऋषिकेश में ही है, आईडीपीएल इतना बड़ा क्षेत्र है आईडीपीएल का, जो वन विभाग के कब्जे में था और सुनने में आया था कि स्टेट गवर्नमेंट के हैंडओवर हो गया, लेकिन आज भी वन विभाग हस्तक्षेप कर वहां पे रह रहे लोगों को खाली कराने का काम करता है। हाईकोर्ट से अभी मामला रुका है। वो जमीन किसको दी, जरा वो स्पष्ट कर दे। वो जमीन किसको देने का प्रयास चल रहा है या किसको बांटने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भू कानून नहीं, भूमाफियाओं को सुविधाएं देने के लिए ये कहीं ना कहीं समिति बनाई गई है, हमें लगता है। लेकिन अगर ये अच्छा काम करेंगे तो हम इनकी तारीफ भी करेंगे, अगर ये उत्तराखंड के लोगों के जनहित की बात करेंगे तो हम इनकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन अभी तक ढाक के तीन पात ही रहे हैं। लगेगा कि इनकी समितियां ने क्या काम किया है, इनके ग्लोबल समिट इससे पूर्व में भी इनके रोजगारों के मेले हुए, बड़े मेले, रोड शो में लाखों लाख रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, उसके करोड़ों रुपए खर्च कर दिए रोड शो में, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। वो जो खर्च किया वो भी वसूल नहीं कर पाए हैं। तो रही बात वो कानून की, तो ये समिति पता चल जाएगा कुछ दिनों में इस समिति ने क्या काम किया। ऐसा ना हो कि कहीं ये झुंझुना दिखाने के लिए, क्या हो सकता है कि कोई ऐसी प्लानिंग चल रही हो कि कुछ ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए समिति बनाई गई हो। तो ये अभी संशय का विषय, पता नहीं क्या होता है भविष्य में। रविंद्र कुमार जी, यहां पर आप पर आरोप कड़े हैं, आप पर यहां पर कमेटियों का लॉलीपॉप देने का आरोप है। यहां पर आप यहां पर आरोप तो यह भी लगाया गया है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है इसके चलते भी यहां पर जमीन की बंदर बांट की जाएगी। इन आरोपों पर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहां पर आरोप काफी कड़े हैं। देखिए अमन जी, बिल्कुल देखिए, आपने अगर ध्यान से मेरे भाई जयेंद्र मोले जी की बात सुनी हो तो बड़ी स्पष्टता से और बड़े क्लियर तरीके से उन्होंने एक बात कही है कि वनफूलपुरा में जो लोग कब्जे करे रेलवे की जमीन बैठे हैं, उनको उनके मौलिक अधिकार हैं क्योंकि वो कब्जा धारक हैं। लेकिन जो यहाँ पे रोजगार देने के लिए कोई कंपनी आती है, नंबर एक तरीके से सरकार के सारे नियम कानून मानते हुए काम कर रही है, वह कंपनी बताई है जो रोजगार देने के लिए 2019 में भी ग्लोबल समिट हुआ था त्रिवेंद्र जी की सरकार में। आप मुझे बताइए कौन सा रोजगार खुला है? जयेंद्र जी, मैं आपको वक्त दूंगा, रविंद्र जी को बात रखने दीजिए। रविंद्र जी अपनी बात रखिए फटाफट। देखिए, कांग्रेस का यही दोहरा चरित्र है, ये बार बार ऐसी चीजों को जो कब्जा धारक है उनको संरक्षण देते हैं, जो नियम कानून से मानते हुए काम करना चाहते हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। ये कांग्रेस की नीयत है और यही कांग्रेस की पॉलिसी है। और मेरे भाई अनिल भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। अब बड़े पुराने साथी हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, लेकिन अनिल भाई, मैं किसी भी सूरत में इस प्रदर्शन को, किसी भी राजनीतिक दल के लोकतांत्रिक अधिकार को गलत नहीं बता रहा हूं। मैं इसको लेके किसी भी प्रकार का कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन रविंद्र जी, यहां पर तो प्रदर्शन जनता भी करती हुई नजर आई थी, यहां पर प्रदर्शन तो जनता भी कर रही थी। नहीं, मैं जनता का, चाहे पार्टी हो चाहे दल हो, मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी अपनी आवाज उठाता है, कोई भी अपनी मांग रखता है, तो उसका स्वागत है। उसकी मांग सरकार को सुननी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया है। जी रविंद्र जी, यहां पर मूल निवास पर कमेटी क्या कमाल करती है या सिर्फ ये एक लॉलीपॉप है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तमाम मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। कमेटी करेगी कमाल या सरकार कितनी गंभीर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।